अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है सिद्ध वसी और आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन स्कूल ऑफ ऑडिट एंड अकाउंटेंसी की एक और ज़बरदस्त वीडियो जो कि बनी है कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम प्यार से ISA 250 भी कहते हैं। बाकी सब स्टैंडर्ड्स को छोड़ के इस स्टैंडर्ड पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा बच्चा निगलेक्ट कर देता है, एग्ज़ाम में कवर करके सही से नहीं जाता, और जब सवाल आता है तो वो उस तरह के अल्फाज प्रोड्यूस नहीं कर पाता जो रिक्वायर्ड हैं, या उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं दे पाता जो उसको देना चाहिए या जो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। आइए चलें देखते हैं कि इस स्टैंडर्ड में है क्या, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड पढ़ने में काफ़ी आसानी रहेगी। मैंने कोशिश की है जो 8 पेजेस के नोट्स हैं इसके अंदर सारी चीज़ें कवर की जाएं। प्रेफरेबल ये है कि आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इससे आपकी जान नहीं छूटेगी, आपको स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ इस स्टैंडर्ड से रिलेटेड नहीं, आपको सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको पेपर पास करना है। तो जो नीली किताबें आप लेकर जाएंगे ICAP के एग्जामिनेशन हॉल में, उसे दोस्ती करनी पड़ेगी, उसकी एक एक बात को समझना पड़ेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ISA 250 और देखें मैंने नीचे क्या लिखा आपके लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लॉज एंड रेगुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है जी? मैनेजमेंट पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू इंश्योर दैट एंटिटीज ऑपरेशंस आर कंडक्टेड एज पर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है जी, ज़बरदस्त। दोज चार्ज विद गवर्नेंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जी? ओवरसाइट ओवर द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट कर रही है कि इंश्योर कर रही है कि सारे लॉज एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम हो रहे हैं नहीं हो रहा है, वो ओवरसाइट अब्बू वाला रोल है इसका। और मैनेजमेंट है बच्चा, ठीक है, तो बच्चों पे नज़र रखनी है भाई वो काम हम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऑडिटर obtain reasonable assurance that financial statements are prepared free from material misstatement, whether due to fraud and error, and maintaining professional skepticism throughout the audit in the context of laws and regulations as per ISA 200। ऑडिटर की जो एक है ना वो मेहमान की तरह है। घर में जब आता है ना वो देखता है कि भाई चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, वो तो जाके शेयर होल्डर को बता देता है। शेयर होल्डर खानदान है, ठीक है, तो संभल के रहना पड़ता है। अब्बू को थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ताकि बच्चे सही तरीके से काम कर सकें। ठीक है, आइए इसके अंदर कुछ होती है इनहेरेंट लिमिटेशन। स्टैंडर्ड हमें बताता है कि भाई इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है। लॉज एंड रेगुलेशन पर्टेनिंग टू ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी दैट डू नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है यहाँ पर? एंटिटीज़ के ऑपरेशन लॉज एंड रेगुलेशन के मुताबिक किए जाएं, लेकिन कुछ ऐसे लॉज और रेगुलेशंस भी हो सकते हैं जिनका असर डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं पड़ रहा हो, तो ऑडिटर के लिए मुश्किल हो जाएगा उन लॉज एंड रेगुलेशंस को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड दैट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। दूसरा है कि involvement of concealment, deliberate failure to record transaction, management over out of control, intentional misrepresentation। भाई मैनेजमेंट ने गंद कर दी है, मैनेजमेंट छुपा रही है, बताना भूल गई, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गई है जी, सब मिली भगत है, सब मिले में, जानबूझ के हमें गलत बताया गया है। तो ये कुछ ऐसी इनहेरेंट लिमिटेशंस है जिसकी वजह से ऑडिटर उन स्पेसिफिक लॉज एंड रेगुलेशन या उन स्पेसिफिक नॉन कंप्लायंसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा। तीसरे नंबर पर है मैटर टू बी डिटरमाइंड बाय द कोड। प्लेन रीडिंग करके आपको लॉ की ये समझ में नहीं आता कि मैनेजमेंट ने जो हरकत की है ये नॉन कंप्लायंस है कि नहीं है। कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये नॉन कंप्लायंस है कि नहीं है। ठीक है, तो ये भी आती हैं आपकी 3 तरह की इनहेरेंट लिमिटेशन है, तीनों अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर चुके हैं। ऑडिटर की एक जनरल जिम्मेदारी में डिस्कस कर चुका हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर इसी स्टैंडर्ड में नहीं, हर स्टैंडर्ड में समझने के लिए। ओवरऑल जब हम कहते हैं कि जनरल नेचर का सवाल है, उसमें भी ये बेसिक हमें बहुत काम देती है कि भाई ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियल स्टेटमेंट से पाक हो। ठीक है, ऑडिटर फिर सारे काम इसी की बेसिस पर करेगा ताकि उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, ऑडिटर की स्पेसिफिक जिम्मेदारी ऑब्वियसली ISA 250 से रिलेटेड क्या होगी वो नीचे बताई गई है।
भाई दो तरह के लॉज और रेगुलेशंस होते हैं, एक जिनका असर डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर पड़ रहा है और एक जिनका असर डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं है। क्या है जी? नंबर 1 पे दोज हैविंग डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट in the shape of reported amounts and disclosure affecting assertions of financial statement as a whole। भाई WWF का प्रोविजन है, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, टैक्स लाइबिलिटी रिकॉर्ड की हुई, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, ऐसे लाइबिलिटीज़ हैं या एसेट हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है लॉस को देखते हुए। तो स्पेसिफिक आप जाके पिक कर सकते हैं, सामने सामने लिखा हुआ सारी चीज़ें। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया जाए कंप्लाइंस से रिलेटेड उन लॉज एंड रेगुलेशंस का और अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड किया जाए अगर कोई नॉन कंप्लाइंस आइडेंटिफाई होती है तो। नंबर 2 पे हमारे पास है दोज डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इम्पैक्ट, जिसका मतलब है कि एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हो गई या पब्लिक एम्प्लॉय सेफ्टी लॉज कुछ ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्टली कोई भी इम्पैक्ट फाइनेंशियल पे नहीं पड़ता है और पड़ भी सकता है। जब डायरेक्टली नहीं पड़ेगा तो इनडायरेक्टली पड़ेगा, इनडायरेक्टली पड़ेगा तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू परफॉर्मिंग स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स to help identify non-compliance with those laws and regulations that may have material effect on financial statement and respond to identified or suspected non-compliance। ठीक है जी, लिमिट कर दिया जी, सिर्फ आइडेंटिफाई करें उस नॉन कंप्लाइंस को और आप रिस्पॉन्ड करें उसको, उसकी अगेंस्ट आप प्रोसीजर करें। इसको भी हम डिटेल में थोड़ा नीचे देखेंगे, डिटेल दी हुई है स्टैंडर्ड के अंदर, घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपने। बात कर लेती हैं आप ऊपर से बात करें भी कंप्लायंस कंप्लायंस कंप्लायंस, ये बता दें भाई कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस होती क्या है जी? नॉन कंप्लायंस होती है एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन, जो काम करना था वो किया नहीं, जो काम नहीं करना था वो कर दिया। इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, जानबूझ के अनजाने में, कमिटेड बाय द एंटिटी, एंटिटी ने कर दिया, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ने कर दिया या मैनेजमेंट ने कर दिया या किसी और बंदे ने कर दिया जो मैनेजमेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, जो कि कॉन्ट्रेरी है प्रिवेलिंग लॉज एंड रेगुलेशन से, उसकी नॉन कंप्लाइंस कर दी। ठीक है, नीचे एक और बहुत प्यारी सी लाइन स्टैंडर्ड आपके लिए कहता है, वो कहता है कि नॉन कंप्लायंस डज नॉट इंक्लूड पर्सनल मिसकंडक्ट अनरिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। अब एक जूनियर रहता था नाजमाबाद में, उस कंपनी का जो सीएफओ है वो भी उसी की गली में आगे रहता था। असर की नमाज पढ़ के दोनों वापस आ रहे थे तो ठेले पे दिखा खरबूजे वाला। ठीक है, तो सीएफओ ने बोला खरबूजा काट के दिखाओ, ठेले वाले को बोला, सब उस फ्रूट वाले को बोला, उसने खोल के काट के दिखाया, खरबूजा लाल था, मीठा था, उसने खाया सीएफओ ने और बोला ये तो फीका है। ठीक है, सीएफओ चला गया। उसके बाद वो जूनियर आया, उससे बोला ये जो भाई अभी आए थे इन्होंने खरबूजा कटवाया था, ये जरा मुझे खिलाना। उस बंदे ने जब जूनियर ने वो खरबूजा खाया तो खरबूजा मीठा निकला। उसने दूसरे दिन जाके क्लाइंट पे शोर मचाना शुरू कर दिया, भाई फ्रॉड हो गया, ये सीएफओ तो गैर दयानतदार है, इससे तो हमसे भी काफ़ी सारी बातें छुपाई होंगी, ये तो लॉज एंड रेगुलेशंस की रोज़ नॉन कंप्लाइंस करता होगा। तो स्टैंडर्ड ने आपको कह दिया जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, अपने जज्बात पे कंट्रोल रखिए, पर्सनल मिसकंडक्ट और बिजनेस एक्टिविटी को खुदारा अलग रखिए। ठीक है जी, आगे देखते हैं कि जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं टू असिस्ट द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग द नॉन कंप्लाइंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। नॉन कंप्लाइंस वो जो आपको पता है कि यार नॉन कंप्लाइंस हो चुकी है या वो नॉन कंप्लाइंस हो सकती है, किस तरह से पता लगाएंगे? अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे उस लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जो कि इंडस्ट्री पे और उस एंटिटी पे एप्लीकेबल है। ठीक है, जब हम 315 में अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं, ये हम अंडरस्टैंडिंग वैसे भी लेते हैं। ठीक है, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग एज टू हाउ एंटिटीज कंप्लाइंग विद दोज लॉज एंड रेगुलेशन। यहाँ पर नंबर 1 पे जो आपने लॉज एंड रेगुलेशन या फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई किए हैं, आप कंपनी से ही पूछ लेना कि भाई वो किस तरह कंप्लाई करती है। ऑब्टेन कर लेना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग कंप्लाइंस विद दोज लॉज एंड रेगुलेशन हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंक्वायर कर लेना मैनेजमेंट से हाउ दे आर कंप्लाइंग विद दोज लॉज एंड रेगुलेशन
that do not have any direct impact on financial statements. याद रखिए भाई, ये था डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बोला है नॉट हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल। इसका मतलब है आपको इन दोनों से मुतालिक मैनेजमेंट से पूछना होगा कि भाई जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, आप उसकी कंप्लायंस को कैसे इंश्योर करते हो, और जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, आप उसकी कंप्लायंस कैसे इंश्योर करते हो। लॉज एंड रेगुलेशंस वो कौन कौन से हैं, मैनेजमेंट से ये बात आपने पूछ लेनी है। फिर आता है 5वें नंबर पे, इंस्पेक्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस विद द रेलेवेंट लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटी which may cause cancellation of certain license required to run a business which may result in going concern issues। SCCP से कंपनी रजिस्टर है, SCCP ने 3 साल की लाइसेंस की अप्रूवल दी हुई है, 3 साल बाद आपने लाइसेंस रिव्यू करना है। आप जब ऑडिट करने आए तो 3 साल 2 महीने गुजर चुके थे और मैनेजमेंट ने लाइसेंस के लिए अप्लाई, रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं किया था। अब आप देखोगे कि क्या इसकी इम्प्लीकेशन कोई गोइंग कंसर्न पे तो नहीं पड़ती है, या अगर कंपनी रिन्यू नहीं करती है, अभी तक नहीं किया, तो कोई पेनल्टी तो नहीं पड़ सकती है जो रिकॉग्नाइज करनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, या कैंसिलेशन के कोई और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या नहीं, वो आपने देखने। रिमेन अलर्ट रहना है नंबर 6 पे, टू द पॉसिबिलिटी दैट ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाइड में ब्रिंग इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म करने जो कि आपको नॉन कंप्लायंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस के बारे में बता दे। भाई आपने कमिटीज़ के मिनट पढ़ लेना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट पढ़ लेना है, आपने ऑडिट कमेटी के मिनट्स पढ़ लेना है, ठीक है जी। आपने मैनेजमेंट से इंक्वायर कर लेनी है, इन हाउस लीगल काउंसिल से पता कर लेना है, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से पता कर लेना है जी। आप कंफर्मेशन भेजते हैं, आपको सबको पता है, तो उसके अंदर अगर कोई होती है केसेस वो आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं, वहाँ से आप नॉन कंप्लायंसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ क्लासेस ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर, या आप बेहतर जानते हैं कि यार लीगल एक्सपेंसेस की हम वाउचिंग जो करते हैं वो भी इसके अंदर कवर हो जाती है। ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट दैट दे हैव डिस्क्लोज ऑल नॉन कंप्लायंसेस एंड सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंसेस अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब करने के बाद आप मैनेजमेंट से एक फर्रे पे लिखवा लोगे कि मैनेजमेंट ने आपको सारी बातें बता दी हैं, क्योंकि कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से आपकी इतनी औकात नहीं कि आप सारी चीज़ों का पता लगा सको, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तो था जनरल आइडेंटिफाई करने के लिए नॉन कंप्लायंस, सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। अब नॉन कंप्लायंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हो गई है, अब क्या करें। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट एंड सर्कमस्टांसेस अंडर विच दे अकर। यहाँ पर देखें, यहाँ भी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं और यहाँ भी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं लॉज एंड रेगुलेशन जो एप्लीकेबल हो रहे हैं, ताकि हम देख सकें कंप्लायंस की है नहीं की है। यहाँ पर वो हरकत हमें पता चल गई है जिसकी वजह से नॉन कंप्लायंस हुई है। ये वो एरिया है जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है, तो हम इसको अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में पढ़ के जाएंगे ताकि हम अच्छे आंसर दे सकें। तो ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट, वो जो हरकत हुई है आपको उसके बैकग्राउंड का पता होना लाजमी है, और वो ऐसी कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से वो भंड हो गया, ठीक है, नॉन कंप्लाइंस हो गई। ऑब्टेन फर्दर इंफॉर्मेशन टू इवेल्युएट पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। मटेरियल स्टेटमेंट हो सकती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई फाइन, पेनल्टी, डैमेजेस लगने चाहिए थे, रिकॉग्नाइज होने चाहिए थे, जो नहीं हुए। कोई फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज होने चाहिए थे, जो नहीं हुए। whether the consequences are calling into question for fair presentation of financial statement or otherwise make them misleading। बात क्लियर हो जानी चाहिए। नंबर 3 पे कहता है डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। बच्चों से जिक्र करो कि घर में ये हुआ क्या है, अब्बू को बता दो कि भाई ये मसला हो गया है। इफ मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस डो नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन, बेटा और बाप दोनों मुंह बंद करके बैठे रहे, that entity complies with laws and regulations, the auditor shall obtain legal advice to discuss the possible consequences including the possibility of fraud and possible course of action the auditor should take। ठीक है जी,
आप लीगल ओपिनियन ले लोगे, इन शॉर्ट यार लीगल एडवाइस ले लेना, वो आपको बेहतर बता देगा कि भाई अब आपने क्या करना है। वो क्या हो सकती है भाई, इन हाउस लीगल काउंसिल है, उससे डिस्कस कर लेना। लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, 2-4 गवर्नेंस इन्वॉल्व है, तो बहुत ही लाइट चांसेस हैं कि आपको ये सही राह दिखाएंगे। आप क्या करना, कंसल्ट ऑन कॉन्फिडेंशियल बेसिस विद द फर्म, नेटवर्क फर्म, प्रोफेशनल बॉडी और विद ऑडिटर्स लीगल काउंसिल। या आप चाहो तो अपना कोई ऑडिटर एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकते हो इस चीज़ पे, या आप चाहो तो ICAP से, SCCP से रुजू कर सकते हो, FBR से रुजू कर सकते हो, या आप चाहो तो अगर PwC पाकिस्तान है तो PwC UK से रुजू कर सकते हो, और अगर अंदर ही आप रुजू करना चाहते हो तो फर्म के अंदर भी आप बिल्कुल रुजू कर सकते हो, बात कर सकते हैं, बात करने में कोई मसला नहीं है। 5वें नंबर पे कहता है अगर आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हुई है तो ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि लैक ऑफ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का इम्पैक्ट क्या होगा ऑडिट ओपिनियन पे। चलो भाई नंबर 6 पे है ऑडिटर शैल ऑल्सो इवेल्युएट इम्प्लीकेशन ऑन अदर एरियाज ऑफ ऑडिट pertaining to identified or suspected non-compliance, including auditor's risk assessment and reliability of written representation and take appropriate action। क्या होगा जी, रिस्क असेसमेंट डिवाइस हो जाएगी आपकी, जो रिटन रिप्रेजेंटेशन आपने यहाँ पे मैनेजमेंट से ली है कि मैनेजमेंट ने आपको सब बता दिया है, तो मैनेजमेंट आपको सब जो बता दिया है, जो आपको लग रहा है वो बता दिया है, यहाँ पर मैनेजमेंट की मक्कारी अब खुल के सामने आ गई है। तो अब इस रिटन रिप्रेजेंटेशन पे क्या रिलाय होगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। ये क्वेश्चन में आ जाएगी आपकी बहुत बड़ी, ठीक है जी। गला सूख गया। अच्छा जी, फिर आपको अगर नॉन कंप्लाइंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस आइडेंटिफाई हो जाती है तो कम्युनिकेट करना है आपने, ठीक है। ऑडिटर अगर समझता है कि नॉन कंप्लाइंस है और वो इंटेंशनल है और वो मटेरियल है, तो आप फ़ौरन जाके 2 साल विद गवर्नेंस को बता देना। अगर इंटेंशनल अनइंटेंशनल है तो मैनेजमेंट भी कर सकती है उसको करेक्ट, इमटेरियल है तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। अगर ना ही अनइंटेंशनल है और ना ही मटेरियल है तो आप जाके अब्बू को बता दो कि भाई ये मसला कर दिया आपकी औलाद ने। इफ मैनेजमेंट एंड 2 चार्ज विद गवर्नेंस आर बोथ इन्वॉल्व, दोनों ही मिले हुए हैं, कंसिडर कम्युनिकेटिंग द मैटर टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। दादा को जाके बता दो मैटर, ठीक है जी। ऑडिट कमेटी को जाके बता दो, ऑडिट सुपरवाइजरी बोर्ड होगा या जो भी होगा ऊपर उसके, उनको जाके आप मैटर बता दें। अगर कोई भी अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो लीगल एडवाइस ले लो। लीगल एडवाइस कैसे लेनी है वो आपको हमने यहाँ पे बता दिया अभी, ठीक है जी। रिपोर्टिंग आउटसाइड दी एंटिटी भी आप कर सकते हो, लेकिन देख लेना कि लॉज एंड रेगुलेशन में और आपकी एथिकल ऑब्लिगेशन क्या कहती हैं, ठीक है, कि आप एंटिटी के बाहर बातें बता सकते हो नहीं बता सकते हो, ठीक है। अपनी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस्टेब्लिश कर लेना जो भी अप्रोप्रिएट हो सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। उन हालात में जो भी आपको बेहतर लगे, मुनासिब लगे, वो आप कर लेना। इम्प्लीकेशन ऑडिट रिपोर्ट पे क्या होगी, ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस ऑफ आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस विद which has not disclosed adequately in financial statements if the matter is material modified है, if the matter is material and pervasive adverse opinion, unable to obtain sufficient appropriate audit evidence if matter may be material, अगर तो मैटर मटेरियल हो सकता है तो मॉडिफाई कर दो, अगर मटेरियल और परवेजिव दोनों हो सकते हैं तो डिस्क्लेमर दे देना, ठीक है जी। अच्छा जी, वीडियो चल रही है तो लाइक और सब्सक्राइब इस वीडियो को लाजमी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़। हाँ चलो आगे चलते हैं। मॉक क्वेश्चन दिया था यार एक, यू आर द ऑडिट मैनेजर वर्किंग इन मुश्ताक अली एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ड्यूरिंग द वर्क ऑफ योर क्लाइंट, audit of your client Hamid Chemicals Limited, a chemical manufacturer. You were told by an employee of HCL that a company frequently fails to provide its factory workers with legally required protective clothing when working with hazardous chemical. Explain why you should consider this information. भाई आप किसी कंपनी का एक ऑडिट कर रहे थे और आप अपने जो है वो कमरे की तरफ जा रहे थे, तो आपको एक वर्कर ने रोक के बोला भाई ये हमें सेफ्टी क्लोथिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आप ज़रा कुछ करें, हम केमिकल से काम करते हैं जो कि बहुत ख़तरा है हमारे जान का और हमारी सेहत का बहुत ख़तरा है उसके अंदर, तो आप प्लीज़ कुछ कीजिए। तो
आप बताइए कि ये आपके लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है ऑडिट के लिए। आपको उसकी बात सुननी चाहिए, अमल करना चाहिए कुछ उसकी बात पे, नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। 4 नंबर का सवाल है, अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा सोचें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, उसके बाद वीडियो को प्ले कर लीजिएगा प्लीज़। हाँ, यह आपके लिए। तो जी आपने सोच लिया है तो ये जवाब आपके लिए जी। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद 250 टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू आइडेंटिफाई और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन व्हिच मे हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियस ही बात है यार, आईजे से कंप्लाई करने के लिए आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है। इंटेंशनल फेलियर टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में ब्रीच हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन विच ऑल्सो क्रिएट डाउट ओवर मैनेजमेंट इंटेग्रिटी। इंटेंशनली कोई भी मैनेजमेंट हरकत करेगी वो डाउट क्रिएट करेगा मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे। देयर मे बी इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फाइन्स for non-compliance with laws and regulation, provision and contingent liabilities that may arise due to employee's injury, going concern issue if authority suspend or cancel the license to operate। ये फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हो सकती हैं, ये वो वजूहात हैं ख़वातीन व हज़रात, जनाब स्पीकर, ये हैं वो ज़राए जिनकी वजह से आपको ज़रूरी था कि आप उस बेचारे वर्कर की बात सुन लेते और 4 नंबर आपको मिल जाते। ठीक है जी। उम्मीद है कि आपने 80% तो बातें सोच ली होंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर स्टेट टैक्स का आप मुआयना करेगा खुद और देखेगा, वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई, क्योंकि हॉट टॉपिक बहुत ज़्यादा चलता है, तो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट आप प्लीज़ जाके कवर कर लीजिएगा। वहाँ पे चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल है, भाई हाजिर है, आप वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं समझा दूंगा कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड आपको बताते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट क्या है, लेयरिंग क्या है, इंटीग्रेशन क्या है। फिर आपको चीज़ें बताते हैं कि भाई कौन कौन से क्रिमिनल ऑफेंस हैं जो कि कनेक्ट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से। ठीक है जी। टैक्स एवेजन आ गया आपका, ओवर पेमेंट टू कस्टमर्स और ये सारी चीज़ें। ठीक है। फिर रेगुलेशंस कौन कौन से हैं। फैटिफ बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, तो प्लीज़ इसको छोड़ेगा मत, क्योंकि पाकिस्तान का आप देखते रहते हैं, आए महीने जो है वो उसका रिव्यू चलता रहता है चीज़ें, और न्यूज़ में चीज़ें सर्कुलेट होती रहती हैं। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ये पाकिस्तान में बना हुआ है जो फैटिफ की कंप्लाइंस को चेक करता है। ठीक है जी। फिर ऑब्लिगेशंस क्या क्या आ जाती हैं आपकी ऑडिट फर्म्स पे या प्रोफेशनल फर्म्स पे, तो ये आपने लाजमी तौर पे जाके देखना है। ठीक है। फिर गाइडेंस आ गई नीचे। फिर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस आ गया है, जो बैंक्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं या म्यूचुअल फंड्स होते हैं कस्टमर की, जहाँ पे ज़्यादा लेन देन है, क्या सिस्टम और कंट्रोल होने चाहिए आपके। कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और ग्लोबल डायमेंशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी पसंद आई होगी। ऑलमोस्ट 25 मिनट की हो चुकी है वीडियो, और अपना कमेंट लाजमी दीजिएगा, स्टैंडर्ड लाजमी रीड कीजिएगा। ये नोट्स मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, अलग से जिसको चाहिए वो मुझे ईमेल भी कर सकता है, asjad asjad90@gmail.com, इस पे आप ईमेल कर सकते हैं, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई और स्टैंडर्ड है जिस पे आप लेक्चर देखना पसंद करेंगे, जिसकी एक्सप्लेनेशन या ओवरव्यू आप चाहते हैं कि आपको मिले, तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ईमेल एड्रेस मैं आपको दे चुका हूँ, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिए, बेहतर है। उसमें ऑलरेडी कोई 50 से ऊपर ऑलमोस्ट लोग हैं। चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। पेपर है, आई होप कि आप सब लोग तैयारी कर रहे होंगे और ज़ोरों शोर से जारी होगी। मुझे दीजिए इस वीडियो के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।